वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो यहाँ पर आपको मिलता है जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले, और माइनिंग कंप्यूटर एग्जाम एंड कोल्ड एजेएमएस की तैयारी कराई जाती होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ वर्किंग, कौन कौन सा मेथड हम अपनाते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग में। तो पहला हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल मेथड माइनिंग, जिसमें बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड या रूम एंड पिलर माइनिंग या स्टाइल मेथड हम लोग बोलते हैं। तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें एक गैलरी बनाई जाती है और बोर्ड एंड पिलर मतलब पिलर का फॉर्मेशन करके बोर्ड एक गैलरी बनाई जाती है, जिसके थ्रू हम लोग पूरा कोल ऑपरेशन करने के बाद हम लोग कोल को स्टैक करते हैं। तो बीपी मेथड में दो ऑपरेशन होते हैं, यानी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में दो ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है डिप्लेयरिंग। तो डिप्लेयरिंग दो तरीके से की जाती है, किन दो चीज़ों से की जाती है। तो पहला डिप्लेयरिंग, डिप्लेयरिंग बाई केविंग, केविंग के थ्रू डिप्लेयरिंग कराई जाती है। डिप्लेयरिंग बाई स्टोविंग, स्टोविंग डिप्लेयरिंग बाई स्टोविंग का मतलब होता है कि हम लोग बालू भरण कहते हैं पाइप के द्वारा। और केविंग का मतलब अगर पर्सनल प्रॉपर्टी आपका नहीं है तो वहाँ पर हम लोग उसको केव करा देते हैं, उसके थ्रू डिप्लेयरिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ भी डाउट या सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल करियर इन माइनिंग से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिप्लेयरिंग बाई केविंग दो तरीके से किया जाता है, तो क्या उसको भी हम लोग देखते हैं। पहला पिलर स्टेक्शन बाई स्प्लिटिंग एंड स्टॉकिंग मेथड, पिलर को स्टिक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, उसके बाद से उसको केव किया जाता है। दूसरा है बी नंबर की पिलर स्टेक्टेड स्टेक्शन बाई स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग मेथड, पिलर को स्प्लिटिंग किया जाता है और स्लाइस करने के बाद उसे केव किया जाता है। तो डिप्लेयरिंग बाई केविंग दो तरीके के होते हैं, पिलर स्टेक्शन बाई स्प्लिटिंग एंड स्टॉकिंग, पिलर स्टेक्शन बाई स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग मेथड। ठीक, अब आते हैं दूसरा लॉन्ग वाल मेथड। लॉन्ग वाल मेथड भी दो तरीके से किया जाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में दो तरीके ही आपको अपनाए जाते हैं, एक बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, एक लॉन्ग वाल माइनिंग मेथड। तो लॉन्ग वाल माइनिंग मेथड दो तरीके से किए जाते हैं, लॉन्ग वाल एडवांसिंग मेथड और लॉन्ग वाल रोटेटिंग मेथड। लॉन्ग वाल एडवांसिंग और रोटेटिंग मेथड क्या है, दोनों मेथड को केविंग या स्टोरिंग कैसे किया जा सकते हैं, इन दोनों को समझते हैं थोड़ा। लॉन्ग वाल एडवांसिंग मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, माइन बाउंड्री से और माइन बाउंड्री की तरफ वापस आना, ये है लॉन्ग वाल रोटेटिंग मेथड। ठीक, अब कुछ और कंडीशन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सम अदर डिफरेंट मेथड, जैसे कि किन किन माइनिंग मेथड हम लोग अपना सकते हैं। तो थिक सी माइनिंग मेथड अपना सकते हैं, सब लेवल केविंग अपना सकते हैं, ब्लॉक केविंग अपना सकते हैं, क्लब स्लाइसिंग अपना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल माइनिंग, ये सभी हम लोग माइनिंग मेथड को अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में अपना सकते हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग प्रकार के डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम लोग माइनिंग में अपनाया जाता है। कुछ को अभी भी चलाया जा रहा है, कुछ को अभी नहीं चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे, हमने अभी क्या देखा था, ए पॉइंट कन्वेंशनल माइनिंग मेथड। अब नॉन कन्वेंशनल माइनिंग मेथड देखते हैं। नॉन कन्वेंशनल माइनिंग मेथड मतलब समझते हैं गैसिफिकेशन मेथड, जिसे हम लोग गैसिफिकेशन के थ्रू हम लोग निकालें, जो अभी नया आया है कोल में। हाइड्रोलिक माइनिंग, हाइड्रोलिक के थ्रू हम लोग किसी भी मिनरल को निकाल रहे हैं। बोरहोल माइनिंग मेथड, ये तीन माइनिंग मेथड नॉन कन्वेंशनल मेथड है। तो गैसिफिकेशन मेथड क्या हो जाता है, तो गैसिफिकेशन मेथड में जो हम देखते हैं, इसमें बोरहोल सरफेस से कोल सिम तक एक निश्चित दूरी पर ड्रिल किया जाता है। आपका यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे अगर मिनरल है, तो यहाँ पर हम लोग बोर करेंगे एक निश्चित दूरी के कोल सिम तक पहुँचने के लिए, और बोरहोल को आपस में लिंक कर दिया जाता है। जो भी हम लोग बोरहोल करेंगे आपस में लिंक करके उसको गैसिफिकेशन मेथड से उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कोयले को जलाया जाता है नीचे जाकर और गैसेस सरफेस तक ले जाकर थर्मल प्रोजेक्ट में उपयोग की जाती है। इसका अगर अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना हो गैसिफिकेशन मेथड को, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आप लोग या गूगल पर, और वीडियो डालिए गैसिफिकेशन मेथड, वहाँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मेथड किस प्रकार से अपनाया जा रहा है। अब हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड में पढ़ते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट डब्ल्यूसीएल में 1999 में किया गया था। तो हाइड्रोलिक मोटर का उपयोग करके कोल को फेस से काटा जाता है। हाइड्रोलिक मतलब पानी का उपयोग किया जाता है एक हाई प्रेशर के तौर पर, और कोल फेस से काटा जाता है। कोल पंप तैयार किया जाता है, जिस सरफेस और पंप किया जाता है और कोल ब्रिक्स बनते हैं। ये है आपका हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड। लास्ट वन यानी तीसरा हम लोग देखते हैं बोरहोल माइनिंग मेथड। बोरहोल माइनिंग मेथड क्या हो जाता है,
बोरहोल माइनिंग मेथड यानी यह एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, इस पर जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बोरहोल्स कोल सीम तक ड्रिल किए जाते हैं। और अगला है हाइड्रोलिक मोटर नीचे उतारे जाते हैं और कोल काटकर पल्प बनाए जाते हैं। अगला है उसे सरफेस तक पंप करके कोल ब्रिक्स बनाकर हमें यह बोरहोल माइनिंग मेथड पूरे हम लोग प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब कुछ सम अफेक्टिंग द एक्सप्लोटेशन सिस्टम को देखते हैं, जो कि यह आपके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कि फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वर्किंग, किन आधारों पे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ सकता है माइनिंग मेथड पर इफेक्टिंग के द्वारा। तो पहला है सरफेस टोपोग्राफी, दूसरा है डेप्थ ऑफ कोल सीम क्या है, तीसरा है कि थिकनेस ऑफ कोल सीम क्या है, आपका कितनी मोटाई है, 200, 300, 400, 500। तीसरा इंक्लिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्टार्टा, किस ग्रेडियंट पर, 18 डिग्री पर है, 40 डिग्री पर, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ एडजॉइंट स्टार्टा, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोल सीम, क्या आपकी किस नेचर का आपका कोल है, कोल स्टार्टा है, कोल बेड है, वो जानकारी होनी चाहिए। सातवां प्रेजेंस ऑफ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फोल्ड, फॉल्ट एंड ज्वाइंट, क्या कहीं है उपस्थित या नहीं, इसको भी हमें जानकारी होना चाहिए। कैसे होगा, तो ये जियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें रखना होता है और जानना होता है। आठवां है सीम लिएबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग इसमें कब होती है, किस कारण से होती है, इस पर भी जानकारी आपको फुल होनी चाहिए। 9 है प्रेजेंस ऑफ डेड बैंड की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर के बारे में, तो अदर फैक्टर की जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, तो मैकेनाइजेशन ऑफ वर्किंग, किस प्रकार से मैकेनिज्म वहाँ वर्क करती है। गैसिफिकेशन ऑफ सिम, क्या गैसिफिकेशन ऑफ सिम है वहाँ, गैसीनेस के बारे में। नंबर ऑफ वर्क केबल सिम, क्या कितने लोग मशीन या मैन पावर यहाँ या मजदूर काम कर सकते हैं, उसके बारे में। इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, क्या वेदरिंग का वहाँ कैसे इफेक्ट पड़ सकता है, जाड़ा गर्मी बरसात जो भी आपका होता है वेदरिंग, समर वेकेशन या विंटर का, उसके लिए क्या हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, देखिए आपके पास अगर स्किल्ड लेबर रहेंगे तो क्या ही काम हो सकता है, अनस्किल्ड लेबर हैं तो क्या ही काम पड़ सकता है या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके लिए भी उत्तरदायित्व आपके लिए रखता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास कितना पैसा है उस काम को करने के लिए, ठीक है। ये सभी जानकारी थी, अगर हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो उसमें बहुत कुछ लाएंगे। तो थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए हमारे चैनल से, और चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आगे ही प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और जानकारी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर मिलता है आपको मैंने से जुड़े हर एक सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच।